Hello students, I welcome you all to this course and to my YouTube channel. In this course, we were discussing the refrigeration and air conditioning and we have completed 14 lessons of this course. Now we will start lesson number 15 and in this lesson I will discuss with you the bypass factor. तो बाईपास फैक्टर हमारा आज का टॉपिक होगा जो मैं इस पर डिस्कस करूँगा और इस टॉपिक के साथ ही ये जो थ्योरी वाला पार्ट है वो इसका कंप्लीट हो जाएगा साइकोमेट्री और अप्लाइड साइकोमेट्री का। कल की क्लास जो होगी उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और देखते हैं बाईपास फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले बाईपास फैक्टर जो होता है उसको हिंदी में हम बाईपास कारक बोलते हैं और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक साइकोमेट्रिक डायग्राम बनाया है, इससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस साइकोमेट्रिक चार्ट में आप देखिए पॉइंट 1 जो है उस पर हम मानते हैं कि एयर एंटर करती है। ठीक है, कोई भी एयर का एक सैंपल है उसकी एक स्टेट है, हम मानते हैं कि पॉइंट 1 जो है वो उसका स्टेट है जहाँ पर कहीं पर एयर एंटर करती है। ठीक है, और एट पॉइंट 2 यहाँ पॉइंट पे फाइनली एयर जो है रिलीज़ होती है। ठीक, मान लीजिए एक पैसेज है, इसमें इधर से एयर एंटर कर रही है, इधर को बाहर निकल रही है, तो ये स्टेट 1 हम बोल देते हैं, इसको स्टेट 2 बोल देते हैं। तो स्टेट 1 पे जो है यहाँ एयर एंटर कर रही है और यहाँ स्टेट 2 से बाहर निकल रही है। ठीक है, अब जिस पैसेज से होकर ये एयर जा रही है जो दे रखा है, जिस पैसेज से एयर जा रही है उसमें नीचे एक सरफेस है, मान लीजिए एक सरफेस है और इसके ऊपर से यहाँ एयर फ्लो हो रही है, तो इस सरफेस का जो टेम्परेचर है वो सैचुरेटेड टेम्परेचर है। ठीक है, यानी सरफेस जो मेंटेन कर रखी है हमने वो सैचुरेटेड टेम्परेचर पर मेंटेन कर रखी है। ठीक, सैचुरेटेड टेम्परेचर मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में। तो क्या होगा, स्टेट 1 से जब पे हमारा कोई एयर का सैंपल है और जब वो मूव करता है तो उस मूव करने में उसकी स्टेट चेंज होती है, स्टेट 2 पे आ जाता है वो। ठीक है, और जो मेंटेन सरफेस है वो ऐसे है। ठीक, तो ये तीनों स्टेट सबसे पहले हमने साइकोमेट्रिक चार्ट में डिनोट कर दी। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस स्टेट पे एंथैल्पी और स्पेसिफिक हीट H2, यहाँ स्पेसिफिक हीट, इधर एंथैल्पी और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, और साथ ही साथ आप टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, ये नीचे जो है T1, T2 और TS टेम्परेचर होगा। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है। हमने यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर किया है जिसमें कोई एक सरफेस है और मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये एक सरफेस है। ठीक, इस सरफेस के ऊपर यहाँ से एयर एंटर कर रही है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया ये 1 है स्टेट, यहाँ से लीव कर रही है, ये स्टेट 2 है। ठीक, तो जब ये एयर यहाँ से एंटर कर रही है तो ये एयर किसके कांटेक्ट में आएगी, इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी यहाँ से। ठीक है, और इस सरफेस को हमने S टेम्परेचर पर मेंटेन किया हुआ है, यानी ये जो पॉइंट है ना ये स्टेट इस सरफेस की है। ठीक, और ये स्टेट यहाँ पे एंटरिंग एयर की है और जब इसके कांटेक्ट में आके ये बाहर जाती है तो ये 2 स्टेट हो जाती है। ठीक, तो डायग्राम से देखने में आपको लग रहा होगा जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है वो प्रोसेस, एक तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो कूलिंग प्रोसेस है, ये यहाँ जा रहे हैं हम, कूलिंग प्रोसेस है, और दूसरा ये नीचे को आ रहे हैं, तो 2 प्रोसेस हैं। तो ये कूलिंग है और डिह्यूमिडिफिकेशन है, तो डिह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो रही है। ठीक, अब ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख दिया है, आप इसको नोट्स कर सकते हैं, नोट ले सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर किसी को हिंदी में नोट लेना है तो मैं इसको समझा देता हूँ, पढ़ देता हूँ, आप लोग हिंदी में नोट ले लेना। सबसे पहले क्या होता है, एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस, जो आपकी वायु है वो सतह के संपर्क में आती है। कौन सी सतह की, जिसके ऊपर होकर वो प्रवाहित होती है। ठीक, जब वायु अपनी जो उसके ऊपर प्रवाहित होना प्रारंभ करती है तब उसकी अवस्था होती है 1। ठीक, और जो सरफेस है जिसके ऊपर से प्रवाहित होती है उसकी अवस्था होती है S। ठीक है, इसके ऊपर से प्रवाहित होती है। द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज सैचुरेटेड, यानी TS। जो सतह है मैंने आपको बताया ना वो सैचुरेटेड टेम्परेचर पे होती है, उसका संतृप्त जो है तापमान होता है। उसके बाद द अनकॉन्टैक्टेड एयर एट एंटरिंग स्टेट 2। अब यहाँ पर क्या है, 2 चीज़ें हैं। ऐसा होगा कि जब एयर फ्लो हो रही होगी तो थोड़ी सी एयर जो है, जैसे यही मैं हम सरफेस मान लूँ, अब यहाँ पर जो एयर इधर से फ्लो हो रही होगी तो कुछ एयर इसके संपर्क में आएगी ये यहाँ पर, और बाकी एयर जो है वो एज इट इज़ ऊपर से निकल जाएगी। ठीक, सारी एयर इस सतह के संपर्क में नहीं आएगी, तो इसका मतलब एयर के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। कुछ एयर वो होगी जो अनकॉन्टैक्टेड एयर होगी, जो अस्पर्शीय होगी, अस्पर्शीय वायु होगी। हम ये मानते हैं कि
उसकी अवस्था जो है वो वही रहती है जिस पे उसने एंटर किया था, यानी 1। स्टेट 1 पे उसने एंटर किया था तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। अवस्था से मतलब आप तापमान को मान लीजिए और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मान लीजिए, तो उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन जो कांटेक्ट वाली एयर होती है वो सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। जो इसके कांटेक्ट में आती है वो एयर सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। तो सरफेस जो थी वो सैचुरेटेड हमने माना था, जो एयर उसके कांटेक्ट में आई वो सैचुरेटेड हो गई, TS टेम्परेचर हो गया उसका। तो अब आपके पास जो एंड स्टेट होगी, 2 वाली स्टेट होगी, उसमें आपको 2 एयर के जो कंपोनेंट हो गए, यानी जो सतह के संपर्क में थी TS कांटेक्ट वाली वो सैचुरेटेड, और अनकॉन्टैक्ट वाली स्टेट 1, ये दोनों का मिक्स रूप जो है, मिक्सिंग आपको मिलेगी स्टेट 2 पर। तो स्टेट 2 पर आपको क्या मिलेगा, एक तो कॉन्टैक्टेड एयर होगी और एक अनकॉन्टैक्टेड एयर होगी। तो ये दोनों का क्या होगा, मिश्रण होगा, मिक्स हो गया आपको एंड में प्राप्त होगी वो, ठीक। अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर बाईपास फैक्टर को। ये आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अगर किसी को चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो मैं एक बार फिर से आपको ये थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। क्या है हमारे पास ऐसे एक सरफेस रखी हुई है जो एस स्टेट में है, सैचुरेटेड स्टेट में है मान लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर से एयर फ्लो कर रही है, उसकी स्टेट 1 है, यहाँ से आगे बाहर निकल जाती है, इसकी स्टेट 2 है। जब ये स्टेट 1 थी इसको हमने बोले T1 टेम्परेचर था, इसका TS टेम्परेचर था। अब एयर जब आएगी तो कुछ एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, कुछ एयर सीधे निकल जाएगी, ऐसा होगा ना। जो इसके कांटेक्ट में आएगी तो उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गई, उसका टेम्परेचर TS हो गया। और जो अनकॉन्टैक्टेड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर T1 ही रहा, ठीक है। तो एट द एंड हमें स्टेट 2 पे क्या मिलेगा, मिक्सिंग मिलेगी कॉन्टैक्टेड एयर की और अनकॉन्टैक्टेड एयर की, यानी जो एयर आपकी संतृप्त हो गई और जो एयर अपनी पुरानी अवस्था में रही, उनका मिश्रण मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बाईपास फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, देखिए। तो जो बाईपास फैक्टर होगा, BPF लिखा है हमने यहाँ पर, बाईपास फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अनकॉन्टैक्टेड एयर इन टर्म्स ऑफ द स्टेट 1, 2 एंड S, ठीक है। तो जो अनकॉन्टैक्टेड एयर है उसका जो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, किसके टर्म्स में, अवस्था 1, 2 और 3, वो बाईपास फैक्टर कहलाएगा। मतलब क्या कि बाईपास फैक्टर को अगर हम X से डिनोट करें तो ये बराबर होगा T2 माइनस TS डिवाइडेड बाय T1 माइनस TS, यानी स्टेट 2 पे जो टेम्परेचर है उनमें से हम सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस करें और इस जो अंतर आएगा इसको डिवाइड कर दें T1 माइनस TS से। तो ये इस डिवीज़न के बाद जो हमें पोर्शन मिलेगा वो हमारा बाईपास फैक्टर होगा, ठीक। ये मैथमेटिकल परिभाषा है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आप इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन समझिए। इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको जब इसके बारे में एप्लीकेशंस बताऊंगा तब मैं इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो दूसरा हम इसको, अगर हम ये टेम्परेचर के टर्म्स में हो गया, अगर मैं इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टर्म्स में लिखूंगा तो ω2 माइनस ω/S डिवाइडेड बाय ω1 माइनस ω/S। इसी को हम एंथैल्पी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो एंथैल्पी के टर्म्स में होगी H2 माइनस HS डिवाइडेड बाय H1 माइनस HS। अब आप इसकी कोई और तरीके से डेफिनेशन देखने की कोशिश कीजिएगा कि आप कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है इसमें आपको दोनों एडवांटेज हैं। ये इसकी डेफिनेशन बिल्कुल मानी जाएगी और इसमें आपको इसके फॉर्मूले से भी समझ में आ गया कि आपको एक्चुअली बाईपास फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करना है। तो बाईपास फैक्टर को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ अनकॉन्टैक्टेड एयर, कि जो एयर अनकॉन्टैक्टेड रही उसका फ्रैक्शन किसके टर्म्स में निकालेंगे आप, तीन चीज़ के टर्म्स में निकाल सकते हैं, टेम्परेचर के, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के और एंथैल्पी के। इन तीनों के टर्म्स में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट 1 to S 3 स्टेट हमें पता है, ये देखिए 3 अवस्थाएं हैं जो हमें पता है, 1, 2 और S। ये 1 है, ये 2 है, ये S है, ठीक है। तो इन तीनों अवस्थाओं के टर्म्स में आप बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक। तीनों वैल्यू ही आप चार्ट से निकाल लेंगे, ω1, ω2, ω3 की, H1, H2, H3 की और T1, T2, TS की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो अब कॉन्टैक्ट फैक्टर जो है 1 माइनस X, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्टैक्टेड एयर, ठीक है। मतलब ये है कि कितने जो एयर थी जो उसके कांटेक्ट में आई, तो इसको निकालने के लिए क्या है, इसका कांटेक्ट फ्रैक्शन आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो बाईपास फैक्टर है वो अनकॉन्टैक्टेड डिनोट करता है, ठीक है। तो जो एयर कांटेक्ट में आई
उसका फ्रैक्शन बताने के लिए हम कॉन्टैक्ट फैक्टर यूज़ करते हैं, और जो एयर कॉन्टैक्ट में नहीं आई, ऊपर से ऐसे निकल गई, उसके लिए हम बाईपास फैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाईपास फैक्टर यूज़ होता है अनकॉन्टैक्टेड एयर के लिए, और कॉन्टैक्टेड एयर के लिए 1 - x यूज़ होता है। तो अगर आपने x निकाल लिया तो कोई आपसे पूछेगा कि कॉन्टैक्टेड फ्रैक्शन कितना है, तो आप उसमें से 1 - x कर दीजिए, यानी एक में से माइनस कर दीजिए बाईपास फैक्टर, तो आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे, सिंपल तरीका है। ठीक, तो कॉन्टैक्ट फैक्टर क्या है? 1 - बाईपास फैक्टर। ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया था, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है दिस वन, ये डिनोट करता है बाईपास फैक्टर को, और ये पार्ट डिनोट करता है कॉन्टैक्ट फैक्टर को। ठीक है, 1 - x कॉन्टैक्ट फैक्टर और x जो है वो बाईपास फैक्टर। ठीक है, यानी ये टेम्परेचर डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। ये बाईपास फैक्टर को कैलकुलेट किया है हमने यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब एक और टर्म है एयर वॉशर, ये मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में नोट्स लिखे हैं, और ये आपके शायद सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी, और न्यूमेरिकल वगैरह करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको डिस्कस करता हूँ क्या होता है एयर वॉशर। तो एयर वॉशर जो है वो उसका डायग्राम ये दिखा रखा है 15.22। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं एयर वॉशर का। ये है एयर वॉशर का डायग्राम। ठीक है, इसको आप देखिए, ये एयर वॉशर का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट क्या क्या काम करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ एयर थ्रू ए स्प्रे वाटर। तो इसमें स्प्रे वाटर जो है उसके थ्रू एयर का फ्लो होता है। ठीक है, देखिए कहाँ पर है, ये पंप लगा हुआ है नीचे, यहाँ से हम इसको वाटर को एक्सटर्नल हीटर के लिए भेज रहे हैं, यहाँ मेकअप वाटर है, यहाँ से एयर आउट हो रही है, और यहाँ से आपका जो है वाटर नीचे स्प्रिंकल हो रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो इसमें होता ये है कि जैसे ये एयर वॉशर होता है ना, तो एयर वॉशर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कैसे यूज़ है आप अभी देखिएगा। इसमें बेसिकली आप समझिए क्या हो रहा है, यहाँ से एयर एंटर कर रही है और यहाँ से एयर बाहर निकल रही है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इस दौरान नीचे से पंप लगा है, यहाँ से वाटर सक हो रहा है, यहाँ पर हीटर या कूलर दोनों चीज़ें हैं, ये लगा हुआ है, और यहाँ से ये वाटर दोबारा यहाँ से स्प्रिंकल हो रहा है। तो इस एरिया के अंदर कांटेक्ट में जो आ रहा है एयर और वाटर आ रहा है, एयर वाटर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, अब अगर वाटर की कमी हो रही है तो यहाँ से हम मेकअप वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एलिमेंटर प्लेट्स लगी हुई हैं। एलिमेंटर प्लेट्स का मतलब ये है कि ज़्यादा अगर वाटर यहाँ से लॉस हो रहा है तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं। ये जो प्रोसेस है, एयर यहाँ से आई, यहाँ से बाहर निकल गई, और वाटर यहाँ से इन आया, यहाँ से ठंडा होकर फिर रिसर्कुलेट हुआ। इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं वो आप इधर देखिए। सबसे पहले एयर वॉशर में क्या हो रहा है, जैसे आपने डायग्राम में देखिए, इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ द एयर थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर। तो एयर का फ्लो है और वाटर की स्प्रे है। ठीक, इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नाउ, इसमें क्या होता है, एयर ठंडी हो सकती है या गर्म हो सकती है। अब मान लो अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और पानी का कम है तो एयर ठंडी हो जाएगी। इसका उल्टा है, एयर का टेम्परेचर कम है, पानी का ज़्यादा है तो एयर का टेम्परेचर अगर कम है तो एयर, और पानी का ज़्यादा है तो एयर गर्म हो जाएगी। अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी का कम है तो एयर ठंडी हो जाएगी। दूसरा, एयर ह्यूमिडिफाइड हो सकती है। ठीक है, या एयर डिह्यूमिडिफाइड हो सकती है, या सिंपली एडियाबेटिक सैचुरेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है मीन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्प्रे पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वाटर जो भी है, इसी के अकॉर्डिंग वाटर को हम कूल या ठंडा दोनों ही कर सकते हैं, और दोबारा से इसको रिसर्कुलेट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी प्रोसेस पॉसिबल है वो आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेस हैं जो कि पॉसिबल हैं यहाँ पर। सबसे पहली प्रोसेस है कि 1 से 2A हीटिंग हो सकती है और ह्यूमिडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, जब TS जो है वो T1 से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो क्या होगा, तो एयर की हीटिंग होगी। ठीक है, ये डायग्राम दिखाया गया है।
ये प्रोसेस है 1 से 2A। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक। प्रोसेस 2B जो है, यहाँ पर सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर वाटर और उसका टेम्परेचर सेम है। 2C जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कूलिंग हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक। 2D जो है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कम हो रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। 2E है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक। 2F प्रोसेस है, यहाँ पर सिंपली कूलिंग हो रही है। 2F में क्या हो रहा है, सिंपल कूलिंग हो रही है और कोई भी ह्यूमिडिफिकेशन नहीं हो रहा है। अगर 2G प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ पर कूलिंग भी हो रही है और डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। तो वही सारी प्रोसेसेस यहाँ पर लिख रखी हैं। तो प्रोसेस लिखने के लिए TS जो माना गया है वो वाटर के लिए टेम्परेचर है और T1 जो है वो एयर का इनलेट पे टेम्परेचर है। अब ये टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, केस 1 जो है, तो क्या होगा, हीटिंग होगी, जाहिर सी बात है, एयर हीट होगी और ह्यूमिडिफिकेशन होगा, ठीक। दूसरा, अगर TS T1 के बराबर है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा है कि 1 से 2C प्रोसेस है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो है T1 का TS का टेम्परेचर इससे कम है, तो कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन दोनों प्रोसेस हो सकती हैं, ठीक है। या फिर एडियाबेटिक सैचुरेशन हो सकता है, क्योंकि ये T' जो है ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो है इसको डिनोट कर रहा है, ठीक। यानी वेट बल्ब टेम्परेचर से कम है TS का टेम्परेचर और इससे ज़्यादा T1 का टेम्परेचर है, ठीक है। वेयर T' इज द वेट बल्ब टेम्परेचर और T1 जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। अगर ये टेम्परेचर का रिलेशन है तो कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन होगा। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर है वाटर का टेम्परेचर तो एडियाबेटिक सैचुरेशन होगा, यानी जो एयर का टेम्परेचर है वो बराबर है वाटर का जो टेम्परेचर है वो एयर के वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर है, तब ये एडियाबेटिक सैचुरेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या लिख रखा है यहाँ पर कि अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है सैचुरेशन टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर से भी कम है, ठीक है, तब कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन होगा, ठीक है। आप इसको तसल्ली से बैठ के समझिएगा, आपको पता तो है ना, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो ये 2 प्रोसेस रह गई। 2F प्रोसेस, यहाँ थोड़ा डायग्राम पे समझ थोड़ा वो है, अगर जो S टेम्परेचर है वो TD के बराबर है तो कूलिंग होगी, और अगर इसका सरफेस का टेम्परेचर वाटर का ड्यू पॉइंट से भी कम है तो फिर कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन दोनों होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर वॉशर में सारी ही प्रोसेस पॉसिबल हैं। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एयर वॉशर में सारी ही प्रोसेस पॉसिबल हैं, ऑल द प्रोसेस आर पॉसिबल। तो इस केस में क्या है, एयर वॉशर का यूज़ जो है वो ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग के लिए किया जाता है। मतलब साल भर किसी भी तरीके का मौसम हो, आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं एयर वॉशर का यूज़ करके, ठीक है। अगर आपका डिह्यूमिडिफिकेशन है, आप ह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर ह्यूमिडिफिकेशन है डिह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं, एडियाबेटिक सैचुरेशन कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, हीटिंग डिह्यूमिडिफिकेशन, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चार्ट में आप देखिए, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ इस चार्ट में आपको दिखाई दे रही हैं, वो सभी पॉसिबल हैं एयर वॉशर के थ्रू, ठीक है। तो ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग जो है, पूरी साल की जो एयर कंडीशनिंग करनी है आपको किसी भी तरीके की प्रोसेस के लिए, वो इससे पॉसिबल है, ठीक है। इसका हम और डिटेल में डिस्कशन कुछ न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। यहाँ हमने लगभग जो है सारी थ्योरी का पार्ट जो है कवर कर लिया है। कुछ और एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और कल से हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।